काम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई फोन पर बात, द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की हुई समीक्षा। पीएम ने कहा, अच्छी हुई बात, मिलकर काम करते रहेंगे दोनों देश। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की समय सीमा बढ़ी। संबंधित राज्यों के अनुरोध पर 2 राज्यों में 3 दिन, 3 राज्यों में 1 हफ्ते और यूपी के लिए बढ़े 15 दिन। लोकसभा के बाद राज्यसभा में शुरू हुई चुनाव सुधारों पर चर्चा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल तो बीजेपी ने कहा, ये सोचे खुद ने क्या किया। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के जवाब में कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा, कहा, देश की आजादी के मंत्र को नेहरू ने किया सिरे से खारिज। वंदे मातरम की उपेक्षा के पीछे बताया पिछली कांग्रेस सरकारों का बड़ा हाथ। गोवा नाइट क्लब हादसे में बड़ी कार्रवाई, लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड पुलिस ने लिया हिरासत में। भारत लाने की प्रक्रिया जारी। रोहिणी कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज। सरकार ने कहा, होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। बांग्लादेश में हुआ चुनावों का ऐलान, 12 फरवरी को होंगे देश में 13वें संसदीय चुनाव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त AMM नासिर उद्दीन ने किया ऐलान। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर यह बात हुई है और काफी महत्वपूर्ण यह बात रही है। अच्छी और सार्थक ये बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई है। द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर समीक्षा हुई है। इसके अलावा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर भी बात हुई है। भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा भी की गई है। तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर यह बातचीत, दोनों देशों को किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आए, उस पर यह बातचीत बहुत सार्थक रही है। भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की गई है। वैश्विक रणनीतिक साझेदारी लगातार हम देख रहे हैं दोनों देशों की बढ़ती हुई, और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की निरंतर मजबूती पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों देशों के नेताओं ने व्यापार, महत्वपूर्ण तकनीकों, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। ये तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां पर यह बातचीत हुई है, जिन पर फोकस किया गया है। साझा चुनौतियों का सामना करने और सामूहिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी सहमति नजर आई है। इसके अलावा मिलकर काम करते रहेंगे दोनों देश, इस बात को भी और मजबूती के साथ रखा गया है, और यही है कि दोनों देश किस तरह से मिलकर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रयासों की गति पर, इसे बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, हम देख रहे हैं कि इस पर काफ़ी पहले से ही बहुत फोकस किया जा रहा था। एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी के क्रियान्वयन पर भी बात की गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, जिस पर यह बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर भी सहमति व्यक्त की है, जिससे आने वाले समय में दोनों देश तेजी से वैश्विक स्तर पर और बढ़ते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। देश के 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने आज बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ाया गया है। यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार में ये रियायत दी गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को लेकर दाखिल की जा रही याचिकाओं को राजनीति से प्रेरित बताया और आगे किसी याचिका को लिस्ट करने से मना कर दिया। इस पूरे मामले में सियासत भी गरमाई हुई है। ममता बनर्जी ने आज फिर से एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी सहित एनडीए दलों ने एसआईआर को देश के लिए जरूरी बताया। मामला संसद में भी छाया रहा।
देश के 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 राज्यों में इस प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 19 दिसंबर कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 23 दिसंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने चुनाव आयोग से एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया। आयोग द्वारा एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने खुशी जाहिर की है, तो इस प्रक्रिया में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी आयोग को धन्यवाद दिया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाता चिन्हित हुए थे एब्सेंटी, शिफ्टेड या डेड वोटर के रूप में। 2,95,00,000 के आसपास की संख्या है। तो हम इस बड़ी हुई अवधि में पुनः चेक करवाना चाह रहे हैं अधिकारियों को लगाकर, जिनका एन्यूमरेशन फॉर्म भराया जा सकता है। गलती से चिन्हीकरण बीएलओ द्वारा इस श्रेणी में हो गया तो उसका हम एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। इस बीच एसआईआर के मामले पर हो रही राजनीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी जाहिर की। चुनाव आयोग द्वारा कई राज्यों में की जा रही एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने नाराजगी जाहिर की। लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सीजेआई ने कहा कि इस मामले में अब नई याचिकाएं दायर किए जाने की कोई औचित्य नहीं है। कई लोग अब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कोर्ट में आ रहे हैं। हम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दे रहे हैं, मामले में कोई और नई याचिका स्वीकार न करें। जहां एक ओर एसआईआर के मामले पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में एसआईआर पर जमकर राजनीति हो रही है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के फाल्टा में चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक सी मुरुगन के साथ बदसलूकी की गई। इस घटना के बाद चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त से रिपोर्ट मांगी, तो राज्य के सीईओ ने आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। इस बीच बंगाल में घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में नाम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रोजेनी मैप, पिता का नाम चेंज करके दूसरा लोग का नाम डाल दिया, माता का नाम चेंज करके दूसरा का नाम चेंज कर दिया। ये खास करके मुस्लिम बुद्ध में हुआ। हिंदू जो है उनका पिताजी, दादाजी, उनका नाम का थोड़ा मेंटेन होता है, नाम साधने में। ये लोग फायदा उठाया। हाफिजुल का ओरिजिनल पिता था मोफिजुल। मुफिजुल बांग्लादेशी था, इसलिए हाफिजुल पश्चिम बंगाल का कोई सिराजुल का नाम पकड़ के डाल दिया। ये सब नाम नहीं रहेगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि जिन राज्यों में एसआईआर जारी है, उन और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे बूथ स्तर पर तैयार होने वाली अनुपस्थिति, स्थानांतरित, मृत या दोहराए गए मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बूथ स्तर एजेंटों के साथ साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राज्य के आवासीय परिसरों में भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले के विरोध में राज्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को पत्र लिखा है। इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर मेयर फिरहाद हकीम ने कोलकाता के आवासीय संघों के साथ बैठक भी की थी। चुनाव आयोग ने राज्य के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल से पत्र लिखकर ये पूछा है कि सामुदायिक हॉल वाले आवासों की सूची निर्धारित समय के भीतर क्यों नहीं भेजी गई। आयोग ने इस मामले में जिला चुनाव अधिकारी की भूमिका पर असंतोष व्यक्त किया और निर्देश दिया कि 500 मतदाता वाले आवासों का जिलावार विवरण 31 दिसंबर तक भेजा जाए। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पूरे राज्य में कहां कितने बहुमंजिला हैं और इसकी रिपोर्ट राज्य के सभी डीईओ से मंगवाई गई है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने टीएमसी सांसद पर संसद के अंदर ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया, तो ये मामला राजनीतिक रूप से गहरा गया। अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की, तो लोकसभा स्पीकर ने जानकारी करके कार्रवाई का आश्वासन दिया है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का ई सिगरेट पीते हुए वीडियो भी वायरल है और जिसके बाद वो अपनी सफाई देने के नाम पर मीडिया पर भड़कते हुए नजर आए, तो बीजेपी ने इस प्रकार के आचरण पर टीएमसी को घेरा है। संसद में कामकाज के बीच गुरुवार को लोकसभा के अंदर ई सिगरेट का मुद्दा गरमाता रहा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के एक टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने के आरोप लगाने के बाद हंगामा मच गया। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से इस मामले में कार्रवाई करने का आग्रह किया। देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है।
क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, सिगरेट को वैसा टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत जवाब दिया, सदन में किसी भी तरह की सिगरेट को लाने या पीने की किसी को अनुमति नहीं है और ध्यान में आने पर कार्रवाई होगी। मैं संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। अनुराग ठाकुर के इस बयान पर टीएमसी सांसदों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि कई भाजपा सांसदों ने अपनी सीटों से आरोपों का समर्थन किया और कहा कि टीएमसी सदस्य नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस मुद्दे के लोकसभा के अंदर उठने के बाद दिन भर इस मुद्दे पर चर्चा होती रही। लोकसभा स्पीकर ने सीसीटीवी फुटेज मंगवा लिया, लेकिन इस मामले में हिदायत देकर बात को खत्म कर दिया। लेकिन जब आज संसद भवन परिसर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और गजेंद्र सिंह शेखावत बाहर आए तो उसी वक्त टीएमसी सांसद सौगत राज सिगरेट पी रहे थे, जिस पर उन दोनों ने आपस में बातचीत की। गिरिराज सिंह ने इस पर आपत्ति की। जो विषय अनुराग ठाकुर जी ने उठाया सदन के अंदर, ई सिगरेट, एक तो ई सिगरेट प्रतिबंधित है। सांसद अगर ई सिगरेट पिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी ने टीएमसी से पूछा है कि क्या वो इस प्रकार के नेगेटिव कीर्ति हासिल करने वाले सांसद पर कार्रवाई करेगी। हालांकि सौगत राय का कहना है कि वो संसद परिसर में सिगरेट पी सकते हैं, लेकिन वो ई सिगरेट पर पाबंदी का जवाब नहीं दे सके और मीडिया पर ही नाराजगी जताने लगे। पब्लिकली स्मोक करना ये तो कानून है देश का, नहीं कर सकते। पार्लियामेंट में तो कतई नहीं कर सकते, हाउस के अंदर तो कतई नहीं कर सकते। पर इन तीनों चीजों का उल्लंघन टीएमसी के एक सांसद करते हैं। आप लोग को मैं नहीं जानता हूं, आपको जवाब देने का कोई जिम्मेदारी मेरा नहीं है। आप जो दिखाना है आप दिखाइए, कोई असुविधा नहीं है, आपको कोई जवाब नहीं। बिल्डिंग में नहीं पी सकते, बाहर खुला जगह पे। गौरतलब है कि 2019 से पूरे देश में ई सिगरेट पर प्रतिबंध है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट विधेयक पास कर इसे कानून में बदल दिया। राजेश राज और अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और वहीं संसद में चुनाव सुधार पर हुई चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार से कई सवाल पूछे थे, जिसका गृह मंत्री अमित शाह ने सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया था। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आज भी बीजेपी और एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी को जमकर घेरा और बिना तथ्यों के चुनाव प्रक्रिया पर भ्रम फैलाने को लेकर कांग्रेस की नीति पर सवाल खड़े किए। यह मामला आज भी संसद में गरमाया रहा। बुधवार को लोकसभा में चुनाव सुधारों की चर्चा के जवाब में अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तमाम सवालों के एक एक करके जवाब दिए। हालांकि राहुल गांधी अब भी इस मामले में संतुष्ट नहीं है और बार बार तमाम बातें कर रहे हैं। सरकार के तमाम केंद्रीय मंत्री इस मामले में राहुल गांधी पर हमलावर हैं। उनका कहना है कि संविधान के एक एक प्रावधान के साथ इतने स्पष्ट रूप से गृह मंत्री ने जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी ठीक तरीके से अध्ययन ही नहीं करते हैं और जवाब सुनने की जगह भाग जाते हैं। जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। ये हिट एंड रन यानी रन एंड हिट वाला ये फार्मूला राहुल गांधी अपनाते हैं। वो कहेंगे 3 बजे आएंगे, 4 बजे लोग सुनेगा, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बोलेंगे तो वो वॉकआउट करेंगे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर व्हाटएवर हिज रिप्लाई ही हैज गिवन, इट इज फुल्ली एक एक संविधान के प्रावधान लेके उन्होंने ठीक तरह से बताया। और क्या उत्तर देना है इनको प्रश्न के लिए और कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए फेस सेविंग के लिए कुछ कहता है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी न सच सुनने को तैयार थे न देखने को तैयार थे। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा हैं और अब लीडर ऑफ पलायन बन चुके हैं। कल पार्लियामेंट में जो चुनाव सुधार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, राहुल गांधी ना सच देखने को तैयार थे,
राहुल गांधी ना सच बोलने को तैयार थे। राहुल गांधी जी ने कल एलओपी का एक नया मतलब गढ़ लिया, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। उन्होंने जो प्रोपेगेंडा फैलाया इलेक्शन कमीशन को लेकर, तो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा तो है ही, पर दूसरा एलओपी का मतलब उनके लिए बन चुका है लीडर ऑफ पलायन। मतलब कि चर्चा की मांग आप करो पार्लियामेंट में, और जब चर्चा में जवाब मिले आपको, तो आप एलओपी लीडर ऑफ पलायन बन के भाग जाओ पार्लियामेंट से। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयानों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ना ही संविधान की मर्यादाओं का भान है, ना ही संसद के नियमों का सम्मान। एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अपने अहंकार में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें न संविधान की मर्यादाओं का भान है, न ही संसद के नियमों का सम्मान। राहुल गांधी ये मानते हैं कि उनका बोला हुआ ही एकमात्र सत्य और नियम है। दरअसल राहुल गांधी की राजनीति का आधार ही है बिना तथ्यों के आरोप लगाना, संस्थाओं की गरिमा पर सवाल उठाना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनी मनमर्जी के अनुसार परिभाषित करना। संसद में चर्चा हो या संवैधानिक मुद्दा, उनका एक ही उद्देश्य है कि हर रोज देश के सामने झूठ की नई कहानी गढ़ना। कुल मिलाकर बीजेपी तमाम मसलों पर गांधी परिवार पर हमलावर है और संसद सत्र के अगले कुछ दिनों में भी यही देखने को मिल सकता है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में गवाह पर हमले के मामले में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद टीएमसी फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। इस बीच उम्मीद पाटोल पर वक्फ संपत्तियों के अपलोड में हीला हवाली करने पर ममता बनर्जी सरकार के तरीके पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। इन मुद्दों पर बंगाल की राजनीति में जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। संदेश खाली मामले में मुख्य गवाह को मारने की साजिश मामले में मुख्य गवाह भोला घोष ने पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां समेत 8 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। भोला घोष ने ड्राइवर अलीम मंडल सहित 8 लोगों के खिलाफ राजबाड़ी आउटपोस्ट में शिकायत दर्ज करवाई। भोला घोष ने बताया कि सीबीआई और ईडी ने शेख शाहजहां के मामले में उन्हें कई बार नोटिस देकर बुलाया और आरोपी शेख के बारे में जानकारी ली थी। गौरतलब है कि बुधवार को संदेश खाली मामले में शेख शाहजहां के खिलाफ गवाही देने जा रहे एक गवाह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनके बेटे और चालक की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने वक्फ संपत्ति को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ममता बनर्जी के कारण ही राज्य की 80,000 वक्फ संपत्तियों में से 54,000 संपत्तियों का पंजीकरण केंद्र सरकार के निर्देशानुसार उम्मीद पोर्टल पर समय पर नहीं हुआ है। मुर्शिदाबाद के कुछ मुतवल्लियों यानी संपत्ति प्रबंधकों के साथ शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने पोर्टल पर संपत्तियों के नाम दर्ज कराने में तत्परता नहीं दिखाई। शुभेंदु ने बताया कि नवंबर में बिल्कुल आखिरी समय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने संपत्ति पंजीकरण के लिए निर्देश जारी किए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर तृणमूल के बड़े, मंझले और छोटे नेताओं की नजर है और जानबूझकर ये काम किया गया। किरण रिजिजू जी खुद लेटर दिया सब चीफ मिनिस्टर को, ये तुरंत इसको अपलोड कीजिए। 6 दिसंबर अपलोड का टाइम खत्म हो गया। बंगाल में 80,000 वक्फ प्रॉपर्टी है इनिशियली, उसमें 26,000 अपलोड किया है, नॉट वेरीफाइड येट। इसका वेरीफाइड होने के बाद भी संख्या और भी कम जाएगा, घट जाएगा। ये लोग को अभी ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट तो टाइम डेट एक्सटेंशन नहीं किया। जो मुसलमान लोग ममता बनर्जी को भरोसा करने का काम करता था, वो मुसलमान लोग और वक्फ प्रॉपर्टी को जो कस्टोडियन मुतवाली, ये लोग को सड़क पे बैठाने का काम उनकी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी करती है। जो ममता बनर्जी है ना, मेरा सीएम है बंगाल का, उसको मैडम इग्नोर करता है। मुस्लिम जो प्रॉपर्टी है, वक्फ संपत्ति है, वो वक्फ संपत्ति ठीक वक्त में दाखिल नहीं हुआ उम्मीद पोर्टल का। मुस्लिम समाज आश्वस्त रहता है जो ममता बनर्जी है मेरा, तो हम तो सब कुछ ठीक है। 80,000 वक्फ संपत्ति है, 26,000 उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर हुआ। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ को लेकर सरकार का कुछ नहीं करने वाली बात झूठ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 82,000 वक्फ संपत्तियों का डेटा हमारे आने से पहले ही केंद्रीय पोर्टल पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का सिलसिला बहुत हद तक कम हो गया है, लेकिन आज भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसके बाद यात्रियों की परेशानियों का सिलसिला थमता नजर नहीं आया। डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ानों की संख्या में 10% कटौती की थी, जिसके बाद कंपनी ने अपनी संशोधित शीतकालीन समय सारणी विमानन नियामक डीजीसीए को सौंप दी है। तो जल्द ही हालात पूरी तरह से सामान्य होने की बात कही गई है। इंडिगो ने यात्रियों को राहत देते हुए यात्रियों को 10,000 रुपए तक के यात्रा वाउचर देने का भी फैसला किया है। इंडिगो के यात्रियों की समस्या हल होती नजर नहीं आ रही है। इंडिगो ने बृहस्पतिवार को भी बेंगलुरु हवाई अड्डे से 60 उड़ानें रद्द कर दी। सूत्रों के मुताबिक इंडिगो ने बेंगलुरु हवाई अड्डे से 32 आगमन और 28 प्रस्थान सहित 60 उड़ानें रद्द कर दी हैं। ये उड़ान ऐसे समय में रद्द की गई हैं जब एयरलाइन ने विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए की निगरानी में गुरुवार को 1950 से अधिक उड़ानें संचालित करने की अपनी योजना की घोषणा की है। हालांकि इंडिगो का परिचालन अब धीरे धीरे पटरी पर भी लौट रहा है। हजारों उड़ानें रद्द होने के बाद उसकी उड़ानों की संख्या में 10% कटौती किए जाने के बाद अपनी संशोधित शीतकालीन समय सारणी विमानन नियामक डीजीसीए को सौंप दी है। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम मेहता ने कहा है कि एयरलाइन का निदेशक मंडल हाल में हुए उड़ान व्यवधानों के हर पहलू की जांच करेगा। चेयरमैन ने कहा कि निदेशक मंडल ने प्रबंधन के साथ काम करने और व्यवधानों के मूल कारणों का पता लगाने में मदद करने के लिए बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने का निर्णय लिया है। We assure you that we will examine every aspect of what went wrong and we will learn from it. The board has decided it will involve external technical experts to work with the management and help determine the root causes and ensure corrective action. डीजीसीए ने इंडिगो के दफ्तर में स्थिति पर निगरानी रखने के लिए एक टीम को तैनात किया है, जो इंडिगो की उड़ान, स्टाफ और बाकी ऑपरेशन पर नजर रखेगी और उसकी जानकारी सीधे मंत्रालय को देगी। केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद अब देश भर में इंडिगो करीब 1900 फ्लाइट्स ऑपरेट करने में कामयाब हो रहा है और उसके ऑन टाइम परफॉर्मेंस में भी काफ़ी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम T1 एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो सामने आप बोर्ड देख पा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि T1 से कौन कौन सी फ्लाइट्स देश में अलग अलग डेस्टिनेशंस पर जा रही हैं। कुछ दिन पहले तक हम यहाँ पर देखते थे कि मैक्सिमम जो इंडिगो की फ़्लाइट्स थी उसके सामने रद्द लिखा होता था, लेकिन आज की बात करें तो मैक्सिमम ऐसी फ़्लाइट्स हैं जिनकी चेक इन जारी है और हम कह सकते हैं कि वो उड़ान भरेंगी अब से कुछ ही देर बाद। इंडिगो ने परिचालन संबंधी व्यवधानों के कारण परेशान हुए यात्रियों को राहत देते हुए उड़ान रद्द होने या विलंब के कारण प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए के यात्रा वाउचर देने का फैसला किया है। ये वाउचर 3 से 5 दिसंबर के दौरान उड़ानें रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को दिया जाएगा। यह नागर विमानन महानिदेशालय के मानदंडों के तहत उड़ान रद्द होने पर यात्रियों को प्रदान की जाने वाली राशि के अतिरिक्त होगा। इस यात्रा वाउचर का उपयोग अगले 12 महीनों के दौरान इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पिछले 11 वर्षों में एनडीए सरकार ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की महिलाएं सशक्त हुई हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने बताया है कि इस दौरान लिंगानुपात में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। In India, the gender ratio has reached 1020 women for 1000 men, as per the National Family Survey 5. We are all aware, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत बड़ा स्कीम और Honorable Prime Minister implementing. When from 2014, we are seeing the result of that scheme. PM Awas Yojana. Almost Gramin 2.75 crore beneficiaries. Every family they need a shelter. For that dream, our Honorable Prime Minister is fulfilling the dream of the houses those needed. और केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में 4.2 करोड़ लड़कियों को सुकन्या समृद्धि योजना में शामिल किया गया है। वहीं 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे महिलाएं
को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त होने में मदद मिली है। Almost 10.33 Mahilas, they got free gas connection under PM Ujjwala Yojana. 2 crore children, they have opened account in Sukanya Samriddhi Yojana. This account is empowering to the girl children. It is going to help the girl children is going to study for the higher education. Almost 10 crore women, they are mobilized organized way in the almost 90 lakh self-groups in the national wide. और कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को जन औषधि केंद्र मामले में बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जन औषधि केंद्रों को बंद करने के कर्नाटक सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। सरकार ने 14 मई को सरकारी अस्पतालों में इन केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए थे। सरकार ने इसके पीछे जन औषधि केंद्रों को सरकारी अस्पतालों की नीति के विपरीत बताया था। इस योजना के तहत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से कम लागत वाली उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाएं प्रदान की जाती हैं। भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। वहीं भाजपा नेता अरविंद बेलाड ने कहा है कि जन औषधि केंद्रों का सबसे ज्यादा फायदा गरीबों को होता है। इसे बंद करने का निर्देश देना कांग्रेस की गरीब विरोधी नीति को दर्शाता है। Janaushadhi Kendras were started by Modi government. During his first 2 years of governance, he started Janaushadhi Kendras. It has helped crores and crores of people of India. So instead of ensuring that these Janaushadhi Kendras are run well, instead of ensuring that they are opened in a very prominent places where it helps the maximum poor, this Congress government, mingling with pharma lobby and drug lobby, had decided to close down these centers, Janaushadhi centers. Court has rightfully slapped on their face and told them to restart these centers. This exposes the anti-people, anti-poor policy of Congress. केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाले जलयान के संचालन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है, क्योंकि इसका निर्माण भारत में ही किया गया है। ये जहाज हाइड्रोजन ईंधन पर चलेगा, जिससे आवाज नहीं होगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कोचिन केरला में है, उन्होंने अपने इंडियन टेक्नोलॉजी को उपयोग करके ही इस जहाज बनाया है और ये जहाज हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगा। हाइड्रोजन फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से नहीं, यानी कि क्लीन एनर्जी से चलेगा। यहां कोई आवाज नहीं होगा। देयर विल बी नो लाइक साउंड पोल्यूशन, नो स्मोक। सो एक सीमलेस मूवमेंट होगा, जिस मूवमेंट में जो भी सवारी रहेगा उसको बहुत शांत मिलेगा। तो इसलिए आज काशी विश्वनाथ धाम को दुनिया के बड़े आकर्षणीय एक पर्यटक की केंद्र बिंदु बनाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन से हम लोगों ने कदम उठाया है। आज संसद परिसर एक अनोखे नजारे का गवाह बना, जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हाइड्रोजन से चलने वाली कार चलाकर संसद पहुंचे। केंद्रीय मंत्री की हाइड्रोजन से चलने वाली टोयोटा मिराई कार जैसे ही संसद भवन के पास रुकी, लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया और इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक भी उनके साथ मौजूद रहे। प्रहलाद जोशी ने कार की तारीफ करते हुए कहा कि यह सवारी बेहद स्मूथ, शांत और आरामदायक रही। साथ ही कहा कि जीरो एमिशन वाली ये कार भारत के स्वच्छ भविष्य को गढ़ने में हाइड्रोजन मोबिलिटी की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाती है। I took it over in MNRA office, Atal Urja Bhavan, and I have personally driven it till this parliament. ये तो क्लीन एनर्जी का हम इधर लाया है। पार्लियामेंट में भी जो थोड़ा वातावरण ठीक नहीं है, नॉइस वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं ना, वो नॉइस कम होकर अच्छा पार्लियामेंट का ये पॉलिटिकल अपोजिशन जो करते हैं वो भी क्लीन हो जाएगा, ऐसे मैं आशा करता हूं।
हिंदुस्तान समाचार द्वारा आयोजित संघ के 100 साल कार्यक्रम में आज सामाजिक सांस्कृतिक चेतना और संघ की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्य वक्ता आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार मौजूद रहे। ये कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस दौरान इंद्रेश कुमार ने आरएसएस की 100 साल की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि संघ ने हर विषम परिस्थिति में निस्वार्थ भाव से देश का साथ दिया है। इस मौके पर हिंदुस्तान समाचार एजेंसी ने समाचार पत्रिका का एक विशेष अंक भी जारी किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पिछले सैकड़ों वर्षों में देश डिसयूनिटी में था, कहीं अनटचेबिलिटी में था, कहीं ना कहीं रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स में था, प्रदूषण में था, गुलामी में था, इन सब से मुक्त करने के लिए फिर से एक महान भारत, श्रेष्ठ भारत बने, व्यक्ति भी बने, देश भी बने और उसका कार्य भी हो, इसलिए चल रही एक मूवमेंट है। काशी तमिल संगमम 4.0 के तहत काशी आए आगंतुकों के बेहतरीन अनुभव की वजह से अभियान की लोकप्रियता और उत्तर दक्षिण भाग के लोगों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हो रहा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इसे लेकर कहा है कि इस अभियान से दोनों भाग के लोगों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना और प्रगाढ़ हुई है। हमारे संवाददाता मनीष वाजपेयी ने के अन्नामलाई से खास बातचीत की, देखिए। काशी तमिल संगमम का चौथा संस्करण चल रहा। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई जी हमारे साथ में। आपने क्या देखा, क्या समझा और क्या पाया? एक संगमम प्रीवियस संगमम का ऊपर बिल्ड हो रहा। फोर्थ संगमम इज लर्निंग तमिल। So this Sangamam, I see more participation of the local public. So it is increasing, and a lot of people are learning basic Tamil also. I also saw a lot of Tamil, Kashi Tamil Sangamam Yatris, kal 220 आदमी था. So they are trying to learn basics of Hindi. क्या है वो अल्फाबेट क्या है, क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या चेंज आ रहा है हमारे तमिल भाई बहनों के, जो अगर हम तमिलनाडु की बात करें वहां पर, और लोग क्या सोच रहे हैं इन आपस में जो रिलेशन हमारा बॉन्डिंग जो बढ़ रहा है? 500 till now about 10,000 people काशी तमिल संगम में पार्टिसिपेट टोटल 4 years में. So we have to understand, seeing is believing. One person comes here, देख रहा हो, इधर काशी का कल्चर देख रहा, वापस तमिलनाडु is coming, he is telling his relatives, friends what is happening, he or she. So that is why the Kashi Tamil Sangam has become a big spirited discourse in Tamil Nadu. One, everybody knows, okay, whatever some people talk about North India or some people talk about South India, it is all only political bath. 300 people from Kashi are in the railway station in this call to receive our people. Seeing is believing. Immediately your mind opens up. क्या कहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को, जिसमें एक भारत को हम श्रेष्ठ भारत बना रहे हैं, और उन पॉलिटिशियंस को जो अभी तक तोड़ते रहे हैं? So for me, the biggest contribution of our Honorable Prime Minister Narendra Modi, among many contributions, is building the spirit of Ek Bharat and Shresth Bharat. He has built it personally over the last 11 years. जैसा कि अन्नामलाई जी कह रहे हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत इसलिए बन रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के क्षेत्रों में ट्रेवल कर रहे हैं, और खासतौर से हमारी जो जेनजी जनरेशन जिसको हम बोलते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ मनीष वाजपेयी, डीडी न्यूज, वाराणसी। और दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किए जाने के अवसर पर प्रयागराज में विशेष उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर इलाहाबाद संग्रहालय भवन को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। कार्यक्रम के तहत आयुक्त प्रयागराज और निदेशक इलाहाबाद संग्रहालय सौम्या अग्रवाल की अगुवाई में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने संगम तट में पक्का घाट पर दीप प्रज्वलित कर इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव मनाया। माघ मेला, अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजनों के कारण संगम तट पहले से ही यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल है। इसीलिए मुख्य आयोजन स्थल के रूप में संगम तट को चुना गया। कार्यक्रम में प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल हुए। पूरे आयोजन के दौरान सांस्कृतिक रंग और दीपों की जगमगाहट ने उत्सव को यादगार बना दिया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि अपने सांस्कृतिक वैभव को विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रशासन हर कदम उठाएगी और आगे भी ऐसे कार्यक्रम करती रहेगी। प्रयागराज तीर्थराज है और दिवाली, यहाँ पे देव दिवाली भी हम लोगों ने मनाई थी, और यूनेस्को के जो भी हमारा सांस्कृतिक वैभव है उसको विश्व स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, देश स्तर तक हम लोग को लाने के लिए जो भी हम लोग को कार्यक्रम आयोजित करने होंगे वो किए जाएंगे। और इसमें स्वयं आदरणीय कमिश्नर मैम के द्वारा प्रतिभाग किया गया था,
और इससे एक अच्छा मैसेज भी गया है और सांस्कृतिक वैभव की एक जो है सो दृश्य भी हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर रखा। और भारत को 50 के दशक में ग्रीक कलाकार की नजर से समझना है तो दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में शुरू हुई गीगा अ जर्नी टू इंडिया प्रदर्शनी को जरूर देखिए। इस प्रदर्शनी का संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने उद्घाटन किया। क्या खास है इस प्रदर्शनी में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा एनजीएमए के जयपुर हाउस में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी गीगा अ जर्नी टू इंडिया प्रदर्शनी का सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने गुरुवार को उद्घाटन किया। एथेंस स्थित बेनाकी म्यूजियम और नई दिल्ली में ग्रीस के दूतावास के सहयोग से क्यूरेट की गई प्रदर्शनी ग्रीक के प्रसिद्ध कलाकार निकोस हेजिकिरियाकोस गीगा के महत्वपूर्ण कार्यों को भारत में प्रस्तुत करती हैं। well-known artist, and he spent 30 days in India as part of the world tour and worked with our own national treasure, Nandlal Bose. So it will be, I am hoping to have a great experience going through this exposition, and likewise I hope you also enjoy this exposition. इस मौके पर मौजूद भारत में ग्रीस की राजदूत अलिकी कौतसोमितोपुलू ने कहा कि गीगा एक महत्वपूर्ण ग्रीक कलाकार थे जिन्होंने भारत पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ा। The works of this very famous modernist artist, Nikos Hadjikyriakos Gigas, that has visited India in the 1950s. So it was very important. I think it's very interesting to see India at this time through the eyes of this artist. So I would like to invite everyone to come and visit the exhibition. नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के महानिदेशक डॉक्टर संजीव किशोर गौतम ने कहा कि हमारी ये प्राथमिकता रही है कि भारत और विभिन्न देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध स्थापित हों और ये प्रदर्शनी उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमेशा से हमारा इच्छा भी रहा है, जब मैंने ज्वाइन किया तो, कि डायरेक्टर जनरल होने के नाते हमारा एक इम्पोर्टेंट एक वर्क भी है और कर्तव्य भी है कि अलग अलग देश से हमारे जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो लेगेसी है उसका एक्सचेंज किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजियम है ग्रीस का और आर्टिस्ट इट सेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनका एक काम यहाँ पे हमने करीब 39 वर्क जो इंडिया को डेडिकेटेड है, इंडिया को पेंट किया है, इंडिया के अलग अलग जगह को उन्होंने भ्रमण किया है, स्पेशली शांति निकेतन और ऐसी जगह पे उन्होंने एक्सप्लोर किया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट जैसे नंदलाल बोस है, यामिनी राय है, उनके कामों को देखा है, उनसे बात किया, उनसे मिले हैं और उस हमारे जो इंडियन लेगेसी है, जो हमारे इंडिया आर्ट एंड कल्चर का जो पावर है, उस चीज़ को उन्होंने अपने काम में दिखाया है। गीगा ए जर्नी टू इंडिया में भारत के बारे में किए गए अवलोकनों और अनुभवों को दर्शाने वाले कार्य प्रदर्शित किए गए हैं जो ग्रीक आधुनिकतावादी शैली को भारतीय दृश्य परंपराओं के साथ जोड़ते हैं। ये प्रदर्शनी अगले 2 महीने यानी 12 फरवरी तक चलेगी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, जीटी न्यूज़, दिल्ली। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के दौरान ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले प्राइवेट डॉक्टरों के परिवार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीमा राशि पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए सरकार द्वारा औपचारिक लिखित ड्यूटी आदेश जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड-19 के दौरान अपनी सेवाएं दे रहे प्राइवेट डॉक्टर भी इस योजना के दायरे में आते हैं। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट डॉक्टर सरकार की बीमा योजना के हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार और स्थानीय प्रशासन ने डॉक्टरों से अपने क्लिनिक खुले रखने के लिए कहा था तो कोविड से मौत होने पर परिवार बीमा रकम पाने का अधिकार रखता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।